निकाल ली, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार भी हैं और आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज का जो ये आयोजन हो रहा है समर इसमें आयोजन है, इसमें नाट मंडप और समर मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं। तो इस आयोजन युवा मोहल्ला की दूसरी कड़ी है। तो जब हम लोगों ने कुछ दोस्तों को बुलाया कि आइए हम आयोजन कर रहे हैं युवा मोहल्ला के अंतर्गत, तो हमारे कई दोस्तों ने पूछा कि ये युवा मोहल्ला क्या है। तो मुझे लगता है कि दो शब्द हम लोग समझ लें कि युवा मोहल्ला क्या है और समर क्या करना चाह रहा है। तो इसकी शुरुआत अगर हम लोग बहुत पुरानी नहीं है, अगर हम लोग ठीक 12 महीने पीछे जाएं, यानी कि फरवरी 2016 की घटना है, यानी JNU की घटना। अगर फरवरी 2016 की आप बात करते हैं तो जो घटना की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है JNU का ही आना है। तो JNU की घटना ने जिसने कहीं ना कहीं हम सभी को जगाने का भी काम किया है, झिंझोड़ने का भी काम किया है और सोचने को मजबूर किया है कि हम सोचना शुरू करें। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने सोचा कि जब एक तरफ से सवाल पूछने और विभिन्नताओं डाइवर्सिटी को कुचलने का काम किया जा रहा है, वैसे में समर ने युवा मोहल्ले की सोच को रखा आगे। तो हम युवा मोहल्ले में हमारा ये मानना है कि इसके तहत हम ये करना चाहते हैं, हम युवाओं और गली मोहल्ले में जाना चाहते हैं। युवाओं तक हो सकता है हम कॉलेज में चले जाएं, कॉलेज में जाएंगे तो हमें युवा मिल जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ युवा तक नहीं रहना चाहते हैं, हम गली और मोहल्ले में जाना चाहते हैं, गली कूचों में, जहाँ तक परिवर्तन की समाज जो आंदोलन चल रहे हैं, जो परिवर्तन की आवाज़ है जो सबसे आखिरी में पहुँचती है या पहुँचती भी है, तो वो पहुँचती है जो स्टेटस क्यों में बनी हुई है, जो अभी इस्टेब्लिश्ड व्यूज़ है, वही उन तक पहुँच पाती है जो नॉर्मली मीडिया पहुँचाती है उन तक। तो वैसे में बहुत ज़रूरी हमें लगा कि हम युवाओं तक जाएं और युवाओं और गली मोहल्ले में आखिरी अंतिम व्यक्ति तक जाके अपनी बात को रखें। और हम अपनी बात ही नहीं रखना चाहते, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं दूसरे की संस्कृति के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे लिंग के बारे में, वो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। हम बातचीत करना चाहते हैं, हम सिर्फ उन पर अपनी राय नहीं थोपना चाहते, क्योंकि हम राय थोपने के विरुद्ध हैं। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जब वो अपनी राय बनाए, जब वो अपनी ओपिनियन को बनाए तो उसका हिस्सा हमें ज़रूर बनाए। जब वो अपने राय को एक शक्ल दे रहे हों, अपनी ओपिनियन बना रहे हों, तो उसमें हमारी बातों को भी शामिल करके सोचें। तो यही है, और इसी के अंतर्गत आज दूसरी कड़ी है। इसकी पहली कड़ी का जो आयोजन हुआ था वो 27 फरवरी 2016 को अल्बा कॉलोनी में हुआ था, और आज 29 जनवरी है और आज ये इसकी दूसरी कड़ी है। इसमें हम ओरहान पामुक की एक नॉवेल है स्नो, उसकी एक अंश का नाटक मंचन होने जा रहा है, जिसके बारे में आपको आगे विनोद जी बहुत अच्छे से बताएंगे, तो हमें उनको बुलाना चाहूँगा। फुरकान का बहुत बहुत शुक्रिया और समर के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में आज पहली बार हमारा भी परिचय हुआ युवा मोहल्ले से। युवा मोहल्ले के सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। और युवा मोहल्ले के बारे में फुरकान ने जो बातें बताई उससे और हम लोगों का हौसला बढ़ा है कि इस तरह से गली कूचों में जा कर के लोगों के साथ डायलॉग करना, उनसे संवाद कायम करना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी प्रस्तुति शुरू करें, दो शब्द इस प्रस्तुति के बारे में और हम क्यों कर रहे हैं इसके बारे में। नटमंडप की ये प्रस्तुति आपके सामने हम लेकर आए हैं। ओरहान पामुक की एक मशहूर नॉवेल है स्नो, उसके एक अंश का हम परफॉर्मेटिव रीडिंग करेंगे, नाटकीय पाठ करेंगे। ये नाट्य मंचन नहीं है, इसको हम पहले क्लियर कर दें। ये एक नया फॉर्म है जिसको हम आपसे साझा करना चाह रहे हैं। नया फॉर्म कहने का मतलब इस तरह की परंपरा हिंदी क्षेत्र में नहीं मिलती है। कुछ इस तरह की परंपराएं काव्य आवृत्ति को लेकर के या दूसरी चीज़ों को लेकर के बांग्ला में, मराठी में है, हिंदी में नहीं है। तो एक नई पहल है जो हम लेकर आए हैं। इसके अपने जोखिम भी है और एक नया उत्साह भी है हमें कि हम इस चीज़ को कैसे आपके साथ शेयर कर पाते हैं। इस रचना के बारे में, ओरहान पामुक के बारे में दो शब्द। ओरहान पामुक, जैसा कि आप लोगों को बताया गया होगा या आपने इन पोस्टर्स में देखा होगा, ओरहान पामुक
तुर्की के रहने वाले हैं और 2005 में इन्हें दुनिया के सबसे 10 चर्चित और मशहूर लोगों में गिना गया। टाइम्स मैगजीन ने इन्हें सबसे पॉपुलर लोगों में रखा। 2006 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इनकी चर्चा और इनके बारे में इनकी लोकप्रियता को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि दुनिया के लगभग 65 भाषाओं में इनका साहित्य ट्रांसलेट होकर के लोग पढ़ते हैं। ये इनकी लोकप्रियता का एक सबसे बड़ा नमूना है। orhan pamuk बचपन से पेंटर बनना चाहते हैं। ये इनकी ख्वाहिश थी, लेकिन आगे चल कर के ये एक बड़े साहित्यकार बने और जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं उसमें आपको उन रंगों की पहचान मिलेगी जो शायद इनके तसव्वुर में, इनकी कल्पनाओं में बचपन से रही होगी। वाइट कैसल इनका एक नावल है, इनका एक नावल है रेड। इस तरह के कुछ कलर को लेकर के इन्होंने अपने नावल का उन्वान रखा है। orhan pamuk उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने बहुत तात्कालिक विषयों को लेकर के अपनी कहानियाँ, अपने नॉवेल्स लिखे हैं, जिनको अपने नॉवल का विषय वस्तु बनाया है। कहने के लिए orhan pamuk कहते हैं कि स्नो उनके साहित्य कर्म में पहला और आखिरी पॉलिटिकल नॉवल है। ये इन्होंने घोषित रूप से कहा है, जिसके एक अंश का पाठ आपके सामने करेंगे। इसकी तात्कालिकता, इसको करने के पीछे हमारा भी एक मकसद है। अभी जो पूरे दुनिया के पैमाने पे जो चीज़ चर्चा में है, जो राजनीति चल रही है, और उससे हम हिंदुस्तान को भी जोड़ सकते हैं कि एक तरफ फंडामेंटलिज्म है, वो किसी भी किस्म की हो, वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो, वो हिंदू फंडामेंटलिज्म हो, और वो आप जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है, और उससे जो आम जनता, आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ क्रांति के जो प्रवर्तक रहे हैं और जो दुनिया में क्रांतियाँ हो रही हैं, उसका जो इसरार रहा है राजनीति पे, समाज पे, उसकी टकराहट हो रही है। उसको लेकर के orhan pamuk लगातार चिंतित रहे हैं और अपने साहित्य में उसको लेकर लिखते रहे हैं। उसका एक नमूना आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। अभी के समय में आप अगर देख सकते हैं तो पूरा मध्य एशिया जिस आग में जल रहा है, और ये नहीं कहना चाहिए कि उसकी तपिश, बल्कि हमारे यहाँ भी आज़ादी के पहले से लेकर जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तब से लेके आज तक, और अभी का जो माहौल है हिंदुस्तान का, इसकी जो राजनीति चल रही है, इसमें जो चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, उसको लेकर के जो कुछ हम कहना चाहते हैं, जो हम समझना चाहते हैं, जो हम साझा करना चाहते हैं आपसे, उसका एक नमूना आपके सामने इस प्रस्तुति के माध्यम से हम लेकर आए हैं। तो आगे और कुछ न कहते हुए हम अपनी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। orhan pamuk की सबसे मशहूर नॉवेल्स में से एक स्नो का एक अंश, मुझे माफ़ कीजिए सर, इस उन्वान से हम आपके सामने इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें शिरकत कर रहे हैं जावेद अख्तर खान, परवेज अख्तर और मोना। तो लीजिए, प्रस्तुत है नटमंडप की प्रस्तुति, मुझे माफ़ कीजिए सर। तुर्की के कास शहर की न्यू लाइफ पेस्ट्री शॉप में उस छिगने आदमी ने शिक्षा संस्थान के डायरेक्टर के सर और सीने पर गोली चलाई। उस समय डायरेक्टर के पास एक छिपा हुआ टेप रिकॉर्डर था। वो टेप रिकॉर्डर राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी MI-T की कास शाखा के निपुण एजेंटों ने उनके सीने पर डक्ट टेप से चिपका रखा था। दरअसल हुआ ये था कि स्कार्फ से सर ढकने वाली लड़कियों के कक्षा प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के उपरांत डायरेक्टर को कई धमकियां दी गई थी। कट्टरपंथी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने वाले MI-T एजेंटों ने जब इस बात की पुष्टि कर दी कि धमकियों में दम है, तब MI-T कास शाखा ने फैसला किया कि संभावित लक्ष्य यानी संस्थान के डायरेक्टर को कुछ
सुरक्षा दी जानी चाहिए, पर डायरेक्टर इसके लिए तैयार न हुए कि MIT एजेंट हरदम साए की तरह उनके पीछे पीछे चलता रहे। हालांकि डायरेक्टर खुद अपने को धर्मनिरपेक्ष खेमे से जुड़ा हुआ मानते थे, लेकिन वो नियति में उतना ही विश्वास करते थे जितना धार्मिक प्रवृत्ति का कोई और शख्स। सुरक्षा स्वीकार करने के बदले उन्हें हत्या की धमकियों को टेप रिकॉर्ड करने का विकल्प इसीलिए अच्छा लगा कि वो धमकी देने वालों को बाद में गिरफ्तार करवा सकेंगे। उस दिन अचानक उन्हें अपनी खास मनपसंद अखरोट वाली पेस्ट्री खाने की सूझी थी और वो न्यू लाइफ पेस्ट्री शॉप में दाखिल हो गए थे। जैसे ही उन्होंने एक अजनबी को अपने पास आते हुए देखा, उन्होंने टेप रिकॉर्डर चला दिया। ऐसी सभी परिस्थितियों में वो यही करते। हेलो सर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? नहीं, लगता है नहीं पहचानता। मैंने भी सोचा था सर आप यही कहेंगे, क्योंकि इससे पहले हम कभी मिले नहीं हैं। मैंने कोशिश ज़रूर की थी कल रात आपसे मिलने की, और फिर आज सुबह। कल मुझे पुलिस ने आपके इदारे में घुसने नहीं दिया। आज सुबह मैं किसी तरह अंदर तो आ गया, लेकिन आपकी सेक्रेटरी मुझे आपसे मिलने नहीं दे रही। मैं आपको क्लास में जाने से पहले पकड़ना चाहता था, मुझे आपने उसी वक्त देखा। सर, क्या मैं अब याद आया? नहीं, याद नहीं आया। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको याद नहीं हूँ, या ये कि मुझे देखा था सो याद नहीं? मुझसे किस बारे में मिलना चाहते थे? सच बताओ तो मैं आपसे घंटों बातें करना चाहता हूँ, बल्कि कई दिनों तक, दुनिया भर की बात। आप इतने जाने माने रोशन ख्याल और दानिशमंद इंसान हैं। अफसोस मैं खुद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाया, लेकिन एक मसला है जो मेरे बाएं हाथ पर है। उसी मसले पर आपसे चर्चा करना चाहता था मैं। माफ़ कीजिए सर, उम्मीद करता हूँ मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माफ़ कीजिए सर, आप बुरा ना माने तो मैं बैठ जाऊँ। हमें ढेर सारी बातें करनी है, देर तक। बड़ा मेहरबानी, खुद को मेरा मेहमान समझे। देखता हूँ आप अखरोट की पेस्ट्री खा रहे हैं। हमारे तोकात में अखरोट बहुत होता है। आप कभी तोकात गए हैं? मुझे अफसोस है, मैं तोकात नहीं जा पाया हूँ। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ सर। अगर आप कभी वहाँ आए तो मेरे साथ ही ठहरिए। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तोकात में ही बिताई है। तोकात एक बहुत खूबसूरत जगह है। वैसे तो पूरा तुर्किस्तान ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन कितने शर्म की बात है कि हम अपने मुल्क के बारे में इतना कम जानते हैं कि हमारे दिल में अपने लोगों के लिए प्यार नहीं है, बल्कि हम उन लोगों की कदर करते हैं जो हमारे मुल्क की बेइज्जती और बेहुरमती करते हैं और यहाँ के लोगों के साथ दगा करते हैं। उम्मीद करता हूँ सर, आप बुरा न मानेंगे अगर मैं एक सवाल पूछूं। आप लामज़हब तो नहीं है? नहीं, मैं लामज़हब नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि आप लामज़हब हैं, लेकिन खुद मेरे लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान खुदा न करे, खुदा के वजूद को नकारे। पर आप यहूदी भी नहीं है ना? नहीं, मैं यहूदी नहीं हूँ। आप मुसलमान हैं? हाँ, अल्लाहू अकबर, मैं मुसलमान हूँ। आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे सवाल को संजीदगी से और उसका जवाब सलीके से, क्योंकि मैं इंतहाई गर्म मौसम में तोकात से इतनी दूर आया हूँ फ़कत इस सवाल पर आपका जवाब सुनने के लिए। तोकात में तुमने मेरे बारे में कैसे सुना? अपने मजहब और मुक़द्दस किताब के मुताबिक सर ढकने वाली लड़कियों को स्कूल से बाहर रखने के फैसले के बारे में इस्तांबुल के अखबारों ने कुछ नहीं लिखा। उन्हें परवाह है तो बस फैशन मॉडलों के मज़ेदार किस्सों, लेकिन खूबसूरत तोकात में हमारा एक मुस्लिम रेडियो स्टेशन है परचम, जो मुल्क के किसी भी कोने में खुदापरस्त बंदों के साथ की जा रही नाइंसाफियों से हमें आगाह रखता है। मैं खुदा के किसी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। मुझे भी खुदा का खौफ है। मुझे बस से यहाँ तक पहुँचने में 2 दिन लगे सर। तूफान में बर्फ से ढकी सड़कों पर 2 दिन। उस बस पर बैठा सारे वक्त मैंने आपके सिवा किसी के बारे में नहीं सोचा। और यकीन मानिए,
मुझे हमेशा से मालूम था कि आप मुझसे यही कहेंगे कि आप खुदा से डरते हैं। और अब मैं वो सवाल पूछता हूँ जिसे उसके बाद आपसे पूछने का सोचा था सर। माफी चाहते हुए प्रोफेसर नूरी अल्माज, अगर आपको खुदा का खौफ और अगर आपको यकीन है कि पाक कुरान खुदा पाक का लफ्ज है, तो फिर जरा अन्नूर के उन्वान वाली सूरा की 30वीं आयत पर अपनी राय फरमाएं। हाँ, ये सच है कि ये सूरा साफ साफ बताती है कि औरतों को अपना सर और अपना चेहरा भी ढके रखना चाहिए। मुबारक हो सर, ये बिल्कुल सीधा और सही जवाब है। सर, अब आपकी इजाज़त से आपसे कुछ और पूछना चाहूँगा। आप खुदा के इस हुक्म और सर ढकने वाली लड़कियों को क्लास से बाहर रखने के अपने फैसले का तालमेल कैसे बैठा? हम लोग एक सेकुलर स्टेट के रहने वाले हैं। इसी सेकुलर स्टेट ने सर ढकने वाली लड़कियों के स्कूल और क्लास दोनों में आने पर पाबंदी लगाई है। माफ़ कीजिएगा सर, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या हुकूमत का बनाया हुआ कानून खुदा के कानून को खारिज कर सकता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन एक सेकुलर स्टेट में ये चीज़ें अलग होती हैं। ये एक सही और सीधा जवाब है। क्या मैं आपका हाथ चूम सकता हूँ? प्लीज सर, घबराइए मत, मुझे अपना हाथ दीजिए, देखिए कि किस मोहब्बत से उसे चूमता हूँ। ओह, खुदा का शुक्र है, नवाजिश। अब तो आपको इल्म हो कि मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है। क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? बड़ा मेहरबानी, बिल्कुल पूछिए। मेरा सवाल ये है सर, क्या सेक्युलर होने के मायने खुदा से मुंह मोड़ लेना? नहीं, कतई नहीं। तो फिर आप ये कुत्ते किस तरह हल करेंगे? हुकूमत सेक्युलरिज्म के नाम इतनी लड़कियों के क्लास और स्कूल में आने पर पाबंदी क्यों लगा रही, जबकि उनकी खता बस ये है कि वे अपने मजहब के कानून की फर्माबरदारी कर रहे हैं। ईमान की बात यह है बेटे कि इस तरह की बातों पर बहस का कोई फायदा नहीं है। इस्तांबुल टेलीविजन पर रात दिन इस पर बहस होती रहती है, लेकिन नतीजा निकलता है कुछ। लड़कियां अपने सरों से स्कार्फ हटाने से अब भी इनकार कर रही हैं और हुकूमत अब भी उन्हें क्लासों में दाखिल होने से रोक रही है। अगर ये बात है सर, तो क्या मैं एक और सवाल कर सकता हूँ? मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं जब उन गरीब लड़कियों की सोचता हूँ जिन्हें तालीम से महरूम रखा जा रहा है, जो इतनी महज़्ज़ब और मेहनती हैं और जिन्होंने खुदा जाने कितने हुक्म, कितनी हिदायतें सिर झुकाकर कबूल की हैं, एक सवाल जो मैं पूछे बगैर नहीं हो सकता, ये सब कुछ किस तरह उस सब से मेल खाता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईन तालीम और मजहब की आज़ादी के बारे में कहता है? मेहरबानी से मुझे बताएं सर, क्या आपका ज़मीर आपको ठोस नहीं है? अगर वो लड़कियां हुक्म की इतनी ही पाबंद हैं जितना तुम बता रहे हो, तब तो वे अपने सरों से स्कार्फ तक का उतार चुकी होती। तुम्हारा नाम क्या है मेरे बच्चे? तुम कहाँ रहते हो? किस किस्म का काम करते हो? मैं हैप्पी फ्रेंड्स चायखाने में काम करता हूँ, जो तोकात के मशहूर मार्कराइट हम्माम के बिल्कुल करीब है। मैं वहाँ स्टोव और चाय के बर्तनों का काम देखता हूँ। मेरा नाम कुछ मायने नहीं रखता। मैं सारे दिन रेडियो पर जब सुनता हूँ, कभी छठे छबाहे ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसी बात सुन लेता हूँ जो मुझे बेहद परेशान कर देती है। किसी खुदा के बंदे के खिलाफ कोई नाइंसाफी। और चूँकि मैं एक जमहूरी मुल्क में रहता हूँ, चूँकि मैं अपनी मर्जी का मालिक एक आज़ाद शहरी, कभी कभी बस में बैठकर तुर्किस्तान के एक सिरे से दूसरे नाइंसाफी करने वाले को ढूंढ निकालने और उससे आमने सामने दो टूक बात करने के लिए निकल पड़ता हूँ। इसलिए मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कौन सी चीज ज्यादा अहम है, हुकूमत का फरमान या खुदा का फरमान? इस बहस की कोई इंतहा नहीं है बेटे। खैर, तुम किस होटल में ठहरे हो? किस होटल में ठहरे हो? क्या आप मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं? मुझसे डरिए मत सर, मैं किसी मजहबी तंजीम से नहीं आया हूँ। मैं दहशतगर्दी से नफरत करता हूँ। मैं अल्लाह की मोहब्बत और ख्यालों की आज़ादी का हामी हूँ। इसलिए मैं तबादलाए ख्याल को किसी की पिटाई से ख़त्म नहीं करता, हालांकि मुझे गुस्सा बहुत जल्द आता है।
मैं तो आपसे सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कीजिए। लेकिन आप जब उस बेरहमी के बारे में सोचते हैं जिससे आप उन बेचारी लड़कियों के साथ अपने तालीमी इदारे के सामने पेश हैं, जब आपको ये याद आता है कि ये लड़कियां सिर्फ कुरान की सूरा अल-अहज़ाब और सूरा अन-नूर में साफ साफ दर्ज खुदा के अल्फाज की फरमाबरदारी कर रही थी, तब क्या आपको अपना ज़मीर जरा सा भी परेशान नहीं करता? मेरे बच्चे, कुरान ये भी कहता है कि चोरों के हाथ काट दिए देने चाहिए, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं करती। तुम इस बात के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? ये एक बेहतरीन जवाब है। मुझे अपना हाथ चूमने की इजाजत है। आप हमारी औरतों की इज्जत की बराबरी एक चोर के हाथ से कैसे कर सकते हैं? अमेरिका के काले मुसलमान प्रोफेसर मार्विन किंग के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस्लामी मुल्कों में जहां औरतें पर्दे में रहती हैं, जनाकारी जोर जबरदस्ती की तादाद नहीं के बराबर है, और औरतों के साथ छेड़खानी की बात तो सुनने में भी है। वजह यह है कि खुद को पर्दे में रखकर औरत ये पैगाम दे रही होती है, अपने कपड़ों की पसंद के मार्फत वो कह रही होती है, मुझे परेशान मत करो। इसलिए प्लीज सर, क्या मैं आपसे एक सवाल करूं? क्या हम वाकई अपनी पर्दा करने वाली औरतों को तालीम से महरूम रखकर उन्हें माशरे के हाशिए पर धकेल देना चाहते हैं? अगर हम उन औरतों की पूजा करते रहे जो अपने सर से स्कार्फ ही नहीं, लगभग सारे कपड़े भी उतार फेंकना चाहती हैं, तो क्या इस बात का खतरा नहीं कि हम अपने यहाँ की औरतों को इतना गिरा देने में कामयाब हो जाएंगे जितना हम यूरोप की इतनी सारी औरतों को गिरा हुआ देख चुके हैं? और अगर हम अपनी औरतों को इतना गिराने में कामयाब हो जाए तो क्या इस बात का खतरा नहीं, मेरे अल्फाज के लिए मुझे माफ करें, कि हम लोग अपने को दलाल बना लेंगे? मेरी पेस्ट्री खत्म हो चुकी है, अब मुझे जाना होगा। आप अपनी जगह बैठे रहे, आप यहीं बैठे रहे, तो मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना। आप देख रहे हैं ना सर, ये क्या है सर? हाँ, ये एक पिस्तौल है। बिल्कुल सही सर, मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानते। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे, मैं अहमक नहीं। ये बात मेरे जहन में आई थी कि शायद आप मेरी पूरी बात सुनने से इनकार कर दें, इसलिए मैं तैयारी करके आया। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? 22 स्विस में 40 स्पेस में का। वाकई सर, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं उन बेनाम मसीहाओं का बेनाम मुहाफिज हूँ जिन्हें बेहिसाब सजाएं सहनी पड़ी हैं, सिर्फ इसलिए कि सेकुलरिज्म से जकड़े हुए समाज में उन्होंने अपने मजहबी यकीनों को कायम रखना चाहा, बस इसलिए। मैं किसी तंजीम या इदारे का मेंबर नहीं, मैं इंसानी हुकूक की कद्र करता हूँ और तशद्दुद मारधाड़ की मुखालफत करता हूँ। इसलिए मैं अपनी पिस्तौल वापस अपनी जेब में रख रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो फिर वापस चले, शुरू से बात करें सर। चलिए याद करते हैं कि आपने उन लड़कियों के साथ किया जिनकी परवरिश में बरसों की प्यार भरी देखभाल, जो अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी, जो निहायत ज़हीन थी, जो सबकी सब अपने अपने क्लासों में अव्वल आया करती थी। जब दारुल हुकूमत अंकारा से हुक्म आया तो आपने उनकी वजूद ही को नकारना शुरू किया। अगर उनमें से कोई हाजिरी के पन्ने पर अपना नाम लिख देती तो आप उसे मिटा देते, सिर्फ इस वजह से कि वो सर पर स्कार्फ पहने हुई थी। अगर 7 लड़कियां उस्ताद के साथ बैठी होती तो आप ये मान लेते कि एक जो स्कार्फ पहने है वो गोया है ही नहीं। आप जानते हैं आपने क्या किया उन लड़कियों के साथ? आपने उन्हें खून के आंसू दिलाए। बात यही नहीं थी, जल्द ही एक और फरमान आ गया दारुल हुकूमत अंकारा से, और उसके बाद आपने उनकी क्लास में आने पर पाबंदी कस दी। आपने उन्हें गलियारों में निकाल फेंका और फिर वहां से भी निकाल कर बाहर सड़क पर फेंक दिया। और उसके बाद जब उनमें से कुछ हिम्मतवर लड़कियां अपनी तकलीफ का इजहार करने स्कूल के गेट पर इकट्ठी हुई, तब आपने फोन घुमाकर पुलिस को बुलाया। पुलिस को अब लोगों ने नहीं बुलाया था। मैं जानता हूँ, मेरी जेब में पड़ी पिस्तौल से डर रहे हैं, लेकिन सर मेहरबानी करके झूठ तो नहीं। जिस दिन इन लड़कियों को घसीट ले जाए और गिरफ्तार कर लिया गया, क्या उस रात आपके ज़मीर ने आपको सोने दिया? यही मेरा सवाल है आपसे।
दरअसल सही सवाल ये है कि सर पर लगाने के स्कार्फ को अलामत में तब्दील करके सियासी खेल में औरतों को मोहरा बनाकर हमने दरअसल ख्वातीन माशरे को कितनी तकलीफें दी हैं। आप इसे खेल कैसे कह सकते हैं सर? जब उस लड़की ने जिसे अपनी आबरू और तालीम में से किसी एक को चुना, कितना बड़ा सानहा, रंज के दलदल में धंसकर उसने खुदकुशी कर ली, क्या वो कोई खेल था? तुम बड़े परेशान हो मेरे बच्चे, लेकिन क्या तुम्हें ये बात कभी न सूझी कि शायद इन सारी चीजों के पीछे गैर मुल्की ताकतों का हाथ हो? क्या ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि शायद उन्होंने ही सर के स्कार्फ वाले मसले को सियासी रंग दे दिया हो ताकि वे तुर्किस्तान को एक बटा हुआ और कमजोर मुल्क बना सकें? अगर आप उन लड़कियों को स्कूल में वापस ले लें सर, तो सर के स्कार्फ का कोई मसला रहेगा ही नहीं। क्या सचमुच ये फैसला मेरा है? ये सारे हुक्म अंकारा से आते हैं। खुद मेरी बीवी अपने सर पर स्कार्फ बांधती है। मुझे बातों से बहलाना बंद कीजिए, जवाब दीजिए मेरे उस सवाल का जो मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले पूछा था। वो कौन सा सवाल था? क्या आपका ज़मीर आपको कोस रहा है? मेरे बच्चे, मैं एक बाप भी हूँ। जाहिर है कि मुझे उन बच्चियों के लिए बहुत अफसोस है। देखिए, मुझे अपने आप पर काबू रखना बहुत अच्छी तरह है, और एक बार जो मेरा गुस्सा फट पड़ा तो बस सब खत्म। जब मैं जेल में था तो मैंने एक शख्स की ठुकाई महज इसलिए की कि वो जमाई लेते वक्त अपना मुंह ढकना भूल बैठा। जी जनाब, मैंने वहां बंद सारे बंदरों को इंसान बना दिया था। जेल के उस हिस्से के सारे कैदियों की बुरी आदतें सुधार दी। मैंने उन्हें नमाज अदा करना भी सिखा दिया, इसलिए पैतरे बदलना छोड़ दिया। सीधी तरह मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बेटे, तुमने क्या पूछा था? देखो, ये पिस्तौल नीचे करो। मैं आपको वो बता सकता हूँ जो मैंने नहीं पूछा। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि क्या आपकी कोई बेटी है या आपको पछतावा हुआ था। बेटे, मुझे माफ करना, तुमने क्या पूछा था? ये मत सोचिए कि मुझे मक्खन लगाना आपके लिए ज़रूरी है महज इसलिए कि आप पिस्तौल से डरते हैं। सिर्फ वो याद रखिए जो मैंने पूछा है। तुमने मुझसे पूछा क्या? मैंने तुम्हें ये पूछा कि क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें परेशान कर रहा था काफिर? जाहिर है कि वो परेशान कर रहा है। तो फिर तुम अपनी जिद पर क्यों अड़े हो? क्या इसलिए कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बच्चे, मैं एक प्रोफेसर हूँ, तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। क्या कुरान में ये लिखा है कि अपने बुजुर्गों पर बंदूकें तानो और उनकी इज्जत उतारो? खबरदार, कुरान लफ्ज अपनी जुबान पर नहीं लेना। सुना तुमने? और बार बार मुड़ मुड़ कर ताकना बंद करो, जैसे किसी से मदद मांग रहे हो। अगर तुम मदद के लिए चिल्लाए तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, गोली चला दूंगा। कुछ समझे तुम? हाँ, समझ गया। तो फिर इस सवाल का जवाब दो। औरतों के सर का पर्दा उतार डालने से इस मुल्क का क्या फायदा हो सकता है? मुझे बस कोई एक अच्छा नतीजा बताओ। कुछ ऐसा कहो जिस पर तुम्हें पक्का यकीन हो। मसलन ये कहो कि पर्दे से बाहर निकल आने से यूरोप के लोग उनसे इंसानों जैसा बर्ताव करने लगेंगे। कम से कम तब तो तुम्हारा मकसद मेरी समझ में आ जाएगा और मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। अजीज बच्चे मेरी भी एक बेटी है। वो सर का स्कार्फ नहीं पहनती है। मैं उसके फैसले में कोई दखल अंदाजी नहीं करता, जैसे मैं अपनी बीवी के स्कार्फ बांधने पर कोई एतराज नहीं करता। तुम्हारी बेटी ने अपने आप को पर्दे से बाहर करने का फैसला क्यों किया? क्या वो फिल्म स्टार बनना चाहती है? ऐसा कुछ तो उसने मुझसे कभी नहीं कहा। वो अंकारा में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रही है। लेकिन जब से इस स्कार्फ वाले मसले को लेकर मुझ पर हमले शुरू हुए हैं, तब से वो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा रही है। जब भी लोगों के बुरा भला कहने पर परेशान होता हूँ, जब भी मुझ पर तोहमत लगते हैं, धमकियां दी जाती हैं, जब भी मुझे अपने दुश्मनों के गुस्से का सामना करना पड़ता है या तुम जैसे लोगों का जिन्हें गुस्सा होने का पूरा हक है, तब मेरी बेटी अंकारा से मुझे फोन करती है और कहती है दिल थाम के बैठो, मैं फिल्म स्टार बनने जा रही हूँ। नहीं बेटे, वो ये नहीं कहती। वो कहती है, प्यारे डैड, अगर मुझे स्कार्फ बांधने वाली लड़कियों के क्लास में जाना होता तो बगैर सर ढके जाने की हिम्मत न होती मुझे। मैं न चाहते हुए भी सर पर स्कार्फ पहनती। तो क्या होता अगर वो सर ढकना नहीं चाहती? क्या नुकसान हो सकता था सर ढकने से?
ईमानदारी की बात यह है कि मैं इसकी वजह नहीं जानता। तुमने मुझे एक वजह बताने को कहा था। तो ये बताओ काफिर, क्या जब तुम्हारी इजाज़त से पुलिस ने इन मजहबी लड़कियों पर लाठियाँ चलाई जो खुदा के कानून के तहत अपने सर रखती है, तो क्या उस वक्त यही तुम्हारी सोच थी? क्या तुम ये कहना चाहते हो मुझे कि महज अपनी बेटी को खुश करने की खातिर तुमने उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया? तुर्किस्तान में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनकी सोच भी मेरी बेटी जैसी ही है। जब इस मुल्क की 90% औरतें सर पर स्कार्फ बांधती, तो ये समझना मुश्किल है कि ये फिल्म स्टार आखिर किसकी नुमाइंदगी करती है। तुम्हें अपनी बेटी के नंगेपन पर फख्र होगा काफिर, पर यह बात अपने जहन में अच्छी तरह बैठा। मैं प्रोफेसर भले ही नहीं, लेकिन इस मामले को तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। भले आदमी, मेहरबानी करके मुझ पर ये पिस्तौल मत तानो। तुम बहुत परेशान हो। अगर कहीं ये चल गई तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मैं क्यों पछताऊंगा? अगर किसी काफिर को उड़ाना नहीं हो तो मैं इस सड़ी बर्फ में 2 दिन का सफर क्यों करता? जैसा पाक कुरान में बताया गया है, जो भी जालिम खुदा के नेक बंदों पर बेरहमियां बरसाता है, उसे मारना मेरा फर्ज है। लेकिन चूंकि मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूँ। मुझे बस एक वजह बता दो कि जब तुम पर्दा करने वाली औरतों को बेपर्दगी का हुक्म देते हो, तब तुम्हारा ज़मीर तुम्हें क्यों परेशान करता है? फिर मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मानता। जब कोई औरत अपने सर से स्कार्फ उतार लेती है तो उसे समाज में बेहतर जगह और इज्जत मिलती है। तुम्हारी फिल्म स्टार बेटी का शायद ऐसा ख्याल, लेकिन सच्चाई ठीक इसके उल्टी है। सर के स्कार्फ औरतों को छेड़छाड़, असमत दरी और अखलाकी ज़वाल से बचाते हैं। दरअसल पर्दा करने वाली औरतों को ही समाज में इज्जत और आरामदेह जगह मिलती है। ये बात हमने कितनी ही ऐसी औरतों से सुनी जिन्होंने जिंदगी में आगे चलकर पर्दा करना पसंद किया। पुरानी बेले डांसर मेलाहाइद सांड्रा जैसी औरतें, नकाब औरतों को सड़कों पर मर्दों की जानवरों जैसी वहशियाना फितरत से बचाती है। उन्हें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल होकर दूसरी औरतों से होड़ बदलने की जहमत से बचाती है। उन्हें सेक्स ऑब्जेक्ट की शक्ल में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। सारे दिन मेकअप लगाए रखने की जरूरत नहीं होती। जैसा मार्विन किंग ने पहले ही लिखा है, अगर मशहूर फिल्म स्टार एलिजाबेथ टेलर ने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 बरस पर्दे में बिताए होते तो उसे अपने मुताबिक की इस कदर फिक्र नहीं करनी पड़ी, तो उसका आखिरी अंजाम पागलखाने की जिंदगी नहीं हुई होती। उसे कुछ खुशी तो मिली होती। माफ करो, तुमसे एक सवाल। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुमको लग रहा है कि मैं लतीफे चुटकुले सुना रहा हूँ? चलो मुझे बताओ, बेशर्म काफिर बेदीन, क्यों हंस रहे हो तुम? अजीज बच्चे मेरा यकीन करो, मैं हंस नहीं रहा हूँ। और अगर कहीं हंस भी पड़ा होऊंगा तो वो घबराहट कैसी होगी? नहीं, तुम बड़े यकीन से हंस रहे थे। मुझ पर एतमाद है। मुझ में इस मुल्क के लोगों के लिए शफकत का जज्बा है, तुम्हारी तरह, उन लड़कियों की तरह जिन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया, जो इस मामले के चलते इतनी तकलीफें उठा रही हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, मेहरबानी के मुलायम अल्फाज से कोई फायदा नहीं। मुझे रत्ती भर तकलीफ भी नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हें होगी तकलीफ। जिन लड़कियों ने खुदकुशी की उन पर हंसी की, और अब चूंकि तुमने उनका माहौल उड़ाया, तुमसे अफसोस की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो चलो अब बताता हूँ कि क्या हुआ। उस बात को काफी वक्त हो चुका है जब इस्लामी इंसाफ के फौजियों ने तुम्हारे लिए मौत की सजा तय की। उन्होंने 5 दिन पहले तोकात में ये फैसला किया और मुझे उसे अंजाम देने को यहाँ भेजा। अगर तुम हंसे ना होते तो शायद मैं माफ करता, तुम्हें माफ कर देता। चलो ये कागज लो और पढ़कर सुनाओ अपनी सजा। बंद करो ये औरतों की तरह रोना धोना। पढ़ो इसे अच्छी बुलंद आवाज में। जल्दी करो ऐ बेशर्म बेवकूफ, तुमने जल्दी नहीं की तो अभी मार दूंगा गोली। मैं प्रोफेसर नूरी अलमाज एक लामज़हब हूँ। अरे बच्चे, मैं लामज़हब नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह मुसलमान हूँ। आगे पढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, जब मैं पढ़ रहा हूँ इसको, उस वक्त गोली तो नहीं मार दोगे? पढ़ो। मैं इकबालिया बयान देता हूँ। सेकुलर तुर्किस्तान जमहूरियत के मुसलमानों की इज्जत और उनके मजहब छीनकर
उन्हें मजहबी तहजीब का गुलाम बनाने के खुफिया मंसूबे का मैं एक मोहरा हूँ। कुरान की हिदायतों का ख्याल रखने वाली उन मजहबी लड़कियों जो सर के स्कार्फ उतारने को तैयार न थी, उन लड़कियों के साथ मैंने इस कदर बेरहमी की कि उनमें से एक उसे सह न पाई और उसने खुदकुशी कर ली। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी इजाजत हो तो यहाँ एक एतराज करना चाहता हूँ। बड़ा एहसान होगा अगर तुम इसे उस तंजीम तक पहुँचा दो जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। उस लड़की ने फांसी इसलिए नहीं लगाई थी कि उसके क्लास में दाखिला होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाप ने उस पर जो दबाव डाला उस खातिर भी नहीं, जैसा MIT हमें बता चुकी है, उसे दिल टूट जाने का सदमा था। उसने खुदकुशी करने से पहले के खत में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। प्लीज मेरे बच्चे, मुझे माफ करना, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए। देखो, मेहरबानी करके पिस्तौल नीचे करो। तुम्हें इल्म होना चाहिए कि वो नासमझ लड़की इतनी भोली थी कि शादी के पहले ही उसने खुद को अपने से 25 साल बड़े एक पुलिस वाले के हवाले कर दिया था। भाई इंतहा शर्म की बात है ये, लेकिन वो भी तब जबकि उस पुलिस वाले ने साफ साफ बता दिया था कि वो पहले से ही शादीशुदा था और उससे निकाह करने का उसका कोई इरादा न था। चुप बेहा, ऐसा तुम्हारी रंडी जैसी बेटी ही कर सकती है। ऐसा मत करो बेटे, मत करो ऐसा मेरे बच्चे। अगर मुझे मार डालोगे तो तुम्हारा अपना ही मुस्तकबिल अंधेरा हो जाएगा। कहो कि तुम्हें अफसोस हो रहा है। मुझे अफसोस है बेटे, गोली मत चलाओ। अपना मुंह खोलो। मैं पिस्तौल अंदर घुसेड़ना चाहता हूँ, फिर अपनी उंगली मेरी उंगली पर रखकर पिस्तौल का घोड़ा दबाओ। रहोगे तुम फिर भी काफिर ही, तुम कम से कम इज्जत से तो मरोगे। मेरे बच्चे देखो, मैं क्या से क्या हो गया हूँ, इस उम्र में रो रहा हूँ। मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, मुझ पर रहम करो मुझ पर। तुम इतनी कम उम्र के हो और खूनी बनने वाले हो। तो फिर घोड़ा खुद ही दबाओ। अपने आप देखो कि खुदकुशी कितनी तकलीफ देती है। मेरे बच्चे, मैं एक मुसलमान हूँ, खुदकुशी के खिलाफ हूँ। मुंह खोलो अपना, रो मत इस तरह। भाई करनी होगी, रोना बंद करो वरना मैं गोली चला दूंगा। बेटा की तरफ मत देखो, अपनी सजा मौत पढ़ते रहो। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा पढ़ो। मैंने जो कुछ किया है उसके लिए शर्मिंदा हो। मैं जानता हूँ कि मुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस उम्मीद में कि परवरदिगार मुझे माफ कर देगा। पढ़ते रहो। मेरे प्यारे, बहुत प्यारे बच्चे, कुछ लम्हों के लिए इस कूड़े को रो लेने दो। मुझे अपनी बीवी और अपनी बेटी का ख्याल तो कर लेने दो। बस एक आखिरी बार उन लड़कियों के बारे में सोचो जिनकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। एक को दिमाग का दौरा पड़ गया, 4 को उनके तीसरे साल में स्कूल से निकाल दिया गया, एक ने खुदकुशी कर दी, बाकी जो तुम्हारे स्कूल के गेट पर कांपती खड़ी रही सारी की सारी बुखार का शिकार हुई और बिस्तर पकड़ बैठी। एक एक की जिंदगी तबाह हो गई। मुझे वाकई बड़ा अफसोस है मेरे प्यारे, मेरे अजीज बच्चे, लेकिन क्या फायदा होगा मेरी जान लेकर और अपने आप को कातिल बनाकर। जरा सोचो। ठीक है, सोचो। मैंने इस बारे में सोच लिया सर। क्या और ये तय किया है मैंने, क्या 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 कार्स की वाहियात सड़कों पर 2 दिनों से मारा फिर रहा था और कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब तब मुझे लगा कि शायद यही मेरा नसीब है, इसलिए मैंने तोकात वापसी का टिकट खरीद लिया। मैं चाय का आखिरी प्याला पी रहा था। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा ख्याल है कि मुझे मार कर कार से जाने वाली आखिरी बस से तुम भाग जाओगे तो तुम्हें आगाह कर दूं, बर्फबारी की वजह से तमाम सड़कें बंद हो चुकी हैं। 6 बजे की बस खारिज कर दी गई है। बाद में उम्र भर पछताओगे। मैं चाय का आखिरी प्याला पी रहा था कि जैसे ही मैं चलने लगा, अल्लाह ताला ने तुम्हें न्यू लाइफ पेस्ट्री शॉप में भेज दिया। और अगर खुदा तुम्हें नहीं बख्श रहा तो मैं क्यों बख्श दूं? चलो अपने आखिरी लफ्ज बोलो, अल्लाह अकबर। बैठ जाओ बेटे, मैं तुम्हें होशियार कर रहा हूँ। हमारी हुकूमत तुम सबको पकड़ लेगी और सबको फांसी पर लटका देगी। बोलो,
अल्लाह अकबर। गुस्सा मत हो, बैठ जाओ मेरे बेटे, मेरे बच्चे, रुको, बैठ जाओ, एक बार फिर सोचो, पिस्तौल मत चलाओ, रुको, पिस्तौल मत चलाओ मेरे बेटे। एक गोली चलने की आवाज, दो और गोलियां चलने की आवाज, खामोशी, कराहने की आवाज, एक और गोली चलने की आवाज, खामोशी। उस टेप रिकॉर्डर पर 2 गोलियां लगी थी, जो प्रोफेसर की जान बचाने के लिए काफी तो न थी, पर उनका टेप सुरक्षित बच गया था। बरसों बाद जाकर उसमें रिकॉर्ड हुई बातों की ट्रांसक्रिप्ट की एक कॉपी प्रोफेसर की विधवा, जिनकी आंखें अभी तक सूखी नहीं थी, और उनकी बेटी, जो अब एक मशहूर मॉडल बन चुकी थी, उनसे मुझे प्राप्त हुई। ये थी हमारी प्रस्तुति। मुझे माफ कीजिए सर। सरफराज को मैं ये बताना चाहूँगा, आप इस बारे में अगर आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि उससे आपसे एक संवाद कायम हो। मेरे ख्याल से इतना सशक्त नाटक बहुत कम में देखा गया होगा। हालांकि इसमें एक्टिंग नहीं थी, ज़्यादातर पाठ था, पहले ही विनोद जी ने बता दिया था। लेकिन यहाँ बैठे किसी भी आदमी से ये राय ली जाए तो वो सब बताएंगे कि ये बहुत ही इफेक्टिव क्या सका। और यहाँ एक रख दिया गया है सुझाव देने के लिए, अगर आप अपना इसमें लिख करके दे देंगे, फुरकान आप लोग को बांट देंगे और उस बक्से में डाल देंगे, तो इस तरह का प्रोग्राम कराने में और आगे फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये पहले से डिसाइडेड भी था कि इस सब्जेक्ट पे जिस पे ये नाटक हो रहा है उस पर थोड़ा चर्चा भी हो। 4 बजे, ठीक 4 बजे अजान है, और हम लोगों ने उस टाइम का पूरा ख्याल रखते हुए इसको 2:45 बजे नाटक को शुरू किया, 3:30 बजे ख़त्म हो गया ये नाटक। और हमारे पास आधा घंटा नमाज के बीच के बाद भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। 2 इसमें एकदम साफ सब्जेक्ट है। एक आदमी सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, लिबरलिज्म की बात कर रहा है, और एक आदमी इस्लामिज्म की बात कर रहा है। वो कुरान की बार आयत पढ़ के सुना रहा है, सूरह नूर को बता रहा है, वगैरह वगैरह, वो आपने सुना। 2 एकदम मुख्तलिफ इशू है, उसका टकराव है। इसमें कोई जजमेंट देने की कोई कोशिश नहीं की गई है। आप चाहें तो अपनी राय इसमें रख सकते हैं, डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। मसलन जैसे हम कहना चाहेंगे इसमें कि मुझे दोनों ही आदमी सही नहीं लग रहे, और दोनों आदमी अपना व्यू स्टूडेंट्स पर थोपना चाह रहे हैं। कोई लड़की स्कार्फ पहनना चाह रही है तो उससे प्रोफेसर साहब को क्या तकलीफ है। अगर एक जगह हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो लिबरलिज्म बुर्का पहनने के लिए भी लिबरल होना चाहिए। बहुत जगह, जैसे 1 हफ्ते पहले की न्यूज़ है कि मोरक्को ने अपने यहाँ बुर्का बैन कर दिया है। बहुत से लोग इस न्यूज़ से बहुत खुश हैं, हम तो बहुत खुश नहीं हैं इस न्यूज़ से। अगर इसी तरह से बुर्का बैन कर दिया जाए तो फिर डाइवर्सिटी भी बैन हो जाएगी। अगर स्कर्ट पहनने की इजाज़त है तो बुर्का पहनने की भी इजाज़त होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से डिस्कशन को स्ट्राइक करने के लिए ये मेरा अपनी तरफ से ये कहते हैं। हो सकता है मेरी राय गलत हो, अरशद साहब अगर इस पर कहेंगे तो हम ज़रूर सुनेंगे। हमको लगता है कि दोनों आदमी गलत हैं, प्रोफेसर साहब भी और मर्डरर भी। क्या और कोई सवाल, कोई टिप्पणी? जैसे सवाल भी क्या सवाल भी कर सकते हैं, और मैंने इसके डिज़ाइन पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मेरा एक सवाल है। एक जगह पे आगे खड़े होकर सभी दिखाई दे आप। हाँ एक जगह पे कहीं पे कुरान की आयत को कोट किया गया है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि आगे पीछे पूरा कंटेक्स्ट बताना ज़रूरी होना चाहिए कि क्यों मारे कभी किसी को। आगे पीछे भी हमको पता नहीं कि है कि नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आगे पीछे भी कुछ होगा। जैसे सपोज दैट कि हमको किसी को मारने के लिए कोई कह रहा है
तो उसके आगे होगा कि अगर वो बदमाशी करे तो उस आयत में ये नहीं है, उस आयत में ये है हिस्सा ढकना चाहिए। इसमें है ना कि ये कहता है कि कुरान ने कहा है कि कोई भी अगर बेरहमिया करे तो उसको मारना मेरा फर्ज है। आयत वो को नोट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 कि हम लोग फरहान पामुक का जो नावल है जी उसका एक हिस्सा रख रहे हैं। जी जी नहीं, वहाँ पे जो आयत को मतलब आपने आयत नहीं पढ़ी लेकिन कोट किया गया ना कि कहीं पे जी वो टेक्स्ट में ही नहीं, हाँ टेक्स्ट में नहीं, नॉवेल में ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? वो टेक्स्ट में नहीं। वो माने साफ पहनने को लेकर के वो सूरा की बात उसके बारे में नहीं कहा, उसके बारे में नहीं कहा। कोट तो एक ही जगह किया गया है, एक सूर्य को। कुरान में ये जिक्र है कि अगर एक जनरल जनरल है, लेकिन वो नहीं, ये तो टेक्स्ट में ही नहीं। ये एक दूसरे पहलू माने कंटेंट्स पर तो अभी इन्होंने बताया है, इस पर तो आप आपस में विचार विमर्श करेंगे। लेकिन जैसे डिज़ाइन है, क्योंकि ये हम लोग जिस तरह से प्ले करते हैं 35-40 साल से हम लोग थिएटर कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट है और ये हमारे लिए भी एक्सपीरियंस नया है इस तरह का डिज़ाइन में काम करने से। तो ये भी फीडबैक आप लोगों से लेना है कि ये जो डिज़ाइन है जिस तरह से हम लोगों ने किया आपके सामने पेश, तो उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा मूव कर रही है क्या, और या आपको क्या लगता है इसमें क्या और किया जा सकता है, और क्या गुंजाइश है, क्या कुछ जोड़ा जा सकता है, कुछ घटाया जा सकता है। जैसे प्रॉप्स के बारे में हम लोग कहते हैं ना, अगर स्टेज के बारे में कहें तो पिस्तौल की चर्चा होती है लेकिन पिस्तौल दिखते ही नहीं, पिस्तौल निकाली नहीं जाती है, सिर्फ पिस्तौल की चर्चा है। तो ये पिस्तौल का नहीं होना ज़्यादा ड्रामेटिक है या पिस्तौल अगर हो तो ज़्यादा ड्रामेटिक है? ये मैंने हम ऐसी ही चर्चा करने के लिए मैंने आप डिज़ाइन पर भी सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ विनोद जी हैं, परवेज़ अख्तर हैं, ये लोग डिज़ाइन पर बात बोलेंगे। आप लोग भी कुछ भी लगे स्ट्राइक करें, ज़रूर। मैं ये कहना चाहूँगा, पहले मेरा नाम स्वतंत्र हुआ और मैं फराज साहब के लोग पैगम्बरी दौर के मित्र हैं हम, और ये कह सकते हैं इसको। बचपन से हम लोग क्लासमेट रहे हैं और काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। यही बुलावे पे उत्सुक रहता हूँ कि कब आऊँ, इनका सानिध्य मिले हमेशा। और आगे आज मैं बहुत खुश हूँ आप जैसे मैं बता दूँ दिल से कि मैं ये नाटक और ये अभिनय से बचपन से ही मेरी बहुत ही रुचि रही है। और आज तो मैं इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि वाकई में मैं एक तक देख रहा था और अपने आप को उस मंच पे महसूस कर रहा था और पार्ट ऑफ द ये ड्रामा में महसूस कर रहा था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखने के बाद जो मेरे अंदर में जो विचार है उसको मैं शब्द देना चाहता हूँ कि अभी जो इन्होंने कहा कि ये जो रिवॉल्वर पिस्टल का ना होना आप क्या ये बताते हैं, तो मैं बता दूं कि जब हम फिल्म देख रहे होते हैं, ये मेरा ख्याल है, बता दूं कि जब हम फिल्म देख रहे होते हैं और उस वक्त एक मर्डरर अपने हाथ में किसी प्रकार का औजार को लेकर के सामने वाले पे जोर जबरदस्ती कर रहा होता है, तो वहाँ एक चीज़ बहुत ही मायने रखती है जो हम ऑडियंस को प्रभावित करती है, वो है कि जिस पर में वो बंदूक तनी हुई है उनका एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन और शब्दों की घरघराहट, और वहाँ पर में तो यहाँ पिस्तौल का ना होना अलग बात थी, लेकिन जो एक्सप्रेशन था प्रोफेसर साहब के चेहरे पे, जो डर था, जो भय था, उससे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वाकई में पिस्तौल है, वर्चुअली या जो भी आप कह सकते हैं उसको, वो बहुत ही बखूबी इन्होंने निभाया। और वो डर बता रहा था कि वाकई कहीं ना कहीं पिस्तौल है जिसको हम कल्पना कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जमहूरियत का शब्द एक आया बीच में, थोड़ा गंभीरता से मैं अपने प्रश्न को रखना चाहता हूँ कि क्या जब हम जमहूरियत की बात करते हैं किसी भी देश में, तो जमहूरियत हम जानते हैं जिसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आप मुझे बताएंगे जमहूरियत अगर है किसी देश में, किसी भी सोसाइटी में, तो उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी भी पहले तो शब्दों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या किसी भी चीज़ को बोलने का कहीं भी आज़ादी मिलती है। क्या इसमें
जमहूरियत में जो परिधान, जो लिबास और साथ साथ हमारा ट्रेडिशन, वो कहाँ फिट बैठता है? क्या अलाउ नहीं है जमहूरियत में कि जब समय बदले, परिवर्तन हो किसी भी फील्ड में, और जब हमारा सोसाइटी उसको कबूल करे कि हाँ वाकई मौसम बदल रहा है, फिजाएं बदल रही हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं परिधान से संबंधित, लिबास से, जैसा कि आज का मुख्य मसला था, मैं तो इस पक्ष में हूँ कि हाँ महिलाओं को बहुत ही प्रकार से वो फायदेमंद है लिबास का, परिधान का, अपने पूरे शरीर पे लगना। लेकिन क्या अगर कोई आज़ाद ख्याल कम्युनिटी अगर इसमें चाहे कि हाँ हम एक जमहूरियत में रहते हैं, इस आज़ाद देश के नागरिक हैं, तो वहाँ पर मैं ट्रेडिशन को साथ साथ निभाते हुए, मतलब कुरान को लेकर के साथ साथ भी हम चलें, इसमें कहीं ना कहीं क्या इसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि हाँ हम थोड़ा न सही अपने फ्रीडम को भी व्यक्त करें और किसी को परेशानी भी ना हो? ये कहाँ तक संभव है? अगर है तो क्या बताऊँ? चाय वाई भी चाहिए। नहीं, इसको बस बातचीत बढ़ाते रहिए ना। बस एक छोटा सा मन में आया था, आपके सवाल एडिट है ना, आपके सवाल में जवाब है और हम उसके हामी हैं। उस सवाल में जो जवाब है कि चाय का नाम ऐसा आयोजन करना देखा होगा। खुलजा सिमसिम हो गया। इस बात को स्वतंत्र जी जो कह रहे हैं, तो आप लोग बढ़ाइए इसको। आप लोग भी शेयर कीजिए उस चीज़ को। सवाल को सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अरे आप बैठ के नहीं बात अरे ऐसा क्यों? हम क्यों नहीं? घर से हम शुरू होते हैं। तो यहाँ बैठ के ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, सवाल कर रहा है, हम लोग वहीं चल नहीं, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन जो ड्रामा का बेस होता है, वो झलक रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था उस ड्रामा में। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और लोग यूनिटी स्पेस टाइम एक्शन का ये रियलिस्टिक होता है। लीजिए भाई साहब। लेकिन जो ओरिएंटल के कारण उसमें तो ये यूनिटी को भी तोड़ते हैं। हाँ, लगाइए। लेकिन यहाँ चूंकि ये रियलिस्टिक ढंग से किया जा रहा है, तो वहाँ ये इस यूनिटी की जरूरत है, जो है मौजूद है। चलिए साहब देने बोलेंगे कुछ होते रहने चलती दूर से आप आए हैं तो कुछ बोलिए। उधर बोलिए, आप लोग बोलिए, आप लोग का बोलना। हाँ, मतलब बोलने का मतलब बोलना ही होता है, कुछ नहीं। तो जरूरी नहीं है कि उसका तो जवाब क्या मतलब, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्र जी ने जो बात कही उसको भी बढ़ा सकता है। उन्होंने बात कही डेमोक्रेटिक, उसमें जब कोई परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं, तो हम अपने आप को उसके हिसाब से क्यों नहीं ढालते हैं? नहीं, ये सब मैंने और ज़्यादा अपने को अपने ट्रेडिशन के साथ तालमेल बिठाने की बात। ने कहा कि उसमें सवाल में जवाब ये है कि पूछने के क्रम में कि वो तब्दीली आती रहनी चाहिए और जो ट्रेडिशन है उसका सम्मान भी होता रहना चाहिए। मतलब उसको किसी डिसरिस्पेक्ट के साथ नहीं एड्रेस करना चाहिए जो हमारा ट्रेडिशन है या जो हमारी परंपरा है। और जो लोग परंपरावादी हैं उनको भी नए बदलाव को किसी दूसरी निगाह से देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कि अपनी समझ को साझा करना। चलते चलाते सिर्फ एक जिक्र कर दूं कि अभी कल ही एक दुर्घटना घटी है कि एक फिल्म बन रही थी जिसमें कुछ लोगों ने फिल्म के सेट पे अटैक कर दिया, उसके डायरेक्टर के साथ मारपीट की। कोई चीज़ मुझको नापसंद है या हमको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसको हम जब अपने एक्शन में आते हैं तो हम ये करते हैं कि दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं। हम उसके साथ संवाद कायम कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है या इसमें ये सुधार की गुंजाइश है।
उससे बातचीत होनी चाहिए, उससे एक डायलॉग होना चाहिए, न कि कोई ऐसी दुर्घटना उसके बरस के उनके साथ मारपीट की जाए, तोड़ फोड़ की जाए, या जैसा कि प्रस्तुति में आपने देखा कि उसकी जान ले ली जाए, जो उसका एक्सट्रीम इफेक्ट होता है। तो ये है कि संवाद ज़रूरी है समाज में, और शायद जमहूरियत की सबसे बड़ी देन है यही कि डायलॉग होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। एक जगह काफिर शब्द कई बार आपने कहा, तो क्या मैंने नहीं कहा, नहीं मतलब हत्यारे ने कहा, चरित्र में, तो कई बार ये सवाल आता है कि काफिर कहना कितना सही है। अब मेरे ख्याल से वो हो सकता है तब ट्रांसलेशन को एक बार हम लोग जो और ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों के पास हिंदी ट्रांसलेशन जो अवेलेबल है उसके आधार पर हम लोगों ने किया, तो उसको हम देख सकते हैं। इंग्लिश वाला भी वर्जन है, वो इंग्लिश वाला भी हम लोगों के पास, वो एक बार नो डाउट सिर्फ नोट कर लिया जाए कि ओरहान पामुक का एक्सप्रेशन क्या है, ये हम लोग को जानना चाहिए। क्या उन्होंने सचमुच काफिर लफ्ज़ का ही इस्तेमाल किया है या हो सकता है कुछ और किया? तो टेक्स्ट का वो कहता है काफिर उसको बोलता है। एक तो हमको लगता है कि बातचीत को अगर बनाना है तो शुरू में जो सरफराज ने कहा और उसके बाद शुरू होने के पहले सवाल जवाब कर दीजिए, शेर और ही पढ़ दीजिए। तो शुरू में समर के एक मित्र ने भी एक बात कही थी और फिर सरफराज ने बात, तो ये है कि जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें अतिवाद जिसको कहते हैं, एक्सट्रीम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये पूरी दुनिया में ये बढ़ रहा है। और उसकी एक बहुत उसकी सबसे बड़ी वजह, और हमको लगता है एकमात्र वजह वही है, गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे गैर बराबरी बढ़ती जा रही है, तो रिपोर्ट भी आ रही है कि 1% लोगों के पास 90% पैसे, लोगों का पैसा 1% लोगों के पास है। और ये दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये लगातार बढ़ेगा। ट्रंप का आना या फिर उसका इस तरह से जो 5-6 देशों के पर प्रतिबंध लगाना वगैरह वगैरह, ये सब जो शुरू हुआ, ये जो चल रहा है, तो हम तो उस दौर में पिछले 20-25 साल से चले गए, उस दौर में हम ढकेल दिए। हिंदुस्तान अभी तो लग रहा है कि भाई अभी डेमोक्रेसी है, लेकिन उसका मिल रहा, हम लोगों को तो लगातार मिल रहा है। क्योंकि कलबुर्गी को पॉइंट ब्लैंक, वो भी प्रोफेसर है, उनको तो गोली मार दी गई, और वो तो बेचारे कन्नड़ साहित्य के, कन्नड़ के भी वचन जो धार्मिक साहित्य उसके एक्सपर्ट कलबुर्गी, बूढ़े वाइस चांसलर, उनको गोली मार दी गई। तो दूसरे जो नेशनलिस्ट हैं उनको गोली मार दी गई। हमारे ही देश मुल्क में 1 साल के अंदर 3 लोगों को गोली मारी गई। गोविंद पानसरे जो बड़े इंटेलेक्चुअल थे, MM कलबुर्गी और एक और दाभोलकर, नरेंद्र दाभोलकर, इन तीनों को गोली मारी गई। कहने की बात है कि इसकी तरफ, इस हिस्से की तरफ हम खींचे हैं। नरेंद्र दाभोलकर, MM कलबुर्गी की हत्या के बाद हम खींचे हैं। सुनो तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, पढ़ते भी रहे, लेकिन हमको ज्यादा मूव किया इसने ये जो मुल्क में जो चल रहा है, हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क का मतलब हिंदुस्तान में जो चल रहा है, हिंदुस्तान में जाहिर है कि इस एक्सट्रीम जो खतरा मतलब हमारे बीच में जो आ रहा है, तो हमारी कोशिश है कि हम कनेक्ट कर सकें ज़्यादा बड़े, माने वो, इसलिए हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रस्तुति को इस्लाम या काफिर या जो शब्द है उसी तक महदूद नहीं रहकर उसको कनेक्ट करना चाहिए, बड़े उसी पर कनेक्ट करना चाहिए। और अगर वो नहीं कनेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी कोई परफॉर्मेंस में कोई कमजोरी भी है, उसको कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि हमने नरेंद्र दाभोलकर, MM कलबुर्गी की हत्या के बाद हम मूव हुए और हमने स्नो का ये अंश छांटा कि हम पढ़ें, लेकिन इसको केवल इस्लामिस्ट और केवल सेकुलरिस्ट की बहस नहीं लेकर जो हमारे वक्त का कनेक्ट करने का मामला है, वो हमारी ज़्यादा कोशिश है। मैंने हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कनेक्ट करें। तो बिल्कुल जो अभी हमारा जो समय है, हमारा जो समाज है, इस वक्त जो हिंदुस्तान है, जाने का खतरा बार बार लगता है कि कभी हमारा मुल्क चला जाएगा, ऐसे दौर से गुजरेगा, तो इसलिए ही हम लोग इसको कर रहे हैं।
और जहाँ तक वो जो शुरू में है उससे सहमत है मैं। सरफराज ने कहा कि इस्लामिस्ट भी वो एक एक्सट्रीम जो दिखाई दे रहा है, जो इसका है वो सही तौर पर इस्लाम का मानने वाला है कि नहीं मानने वाला, ये तो खुद जो इस्लाम के जानकार हैं वो बताएंगे। वो भी इस्लाम को कितना जानता है वो बंदा जो कि इस्लाम के जानने की बात कर रहा है, या फिर वो जो सेक्युलरिस्ट सो कॉल्ड प्रोफेसर है जो स्टेट, अब वो मतलब वो पूरी तरह से स्टेट से संचालित है। हमारे स्टेट में भी सेक्युलरिस्ट लोगों का बड़ा बोलबाला रहा है। तो अतातुर्क कमाल पाशा से लेकर पिछली बार अरशद भाई भी थे तो उन्होंने भी चर्चा की थी, और हम लोग भी अतातुर्क कमाल पाशा को बचपन से रटते रहे हैं। मॉडर्न वर्ल्ड और सेकुलर वर्ल्ड ये सब की आधुनिक राज्य की बुनियाद रखी अतातुर्क कमाल पाशा ने, नेहरू ने, वगैरह वगैरह। तो ये जो पूरा का पूरा था वो हम इस दौर में चले गए जहाँ पर हमको क्वेश्चन करना पड़ रहा कि ये सेकुलरिस्ट मतलब एक वो भी कहीं एक्सट्रीम तो नहीं हम चले गए, कहीं चले गए क्या, हम चले गए थे क्या, या अभी भी हम कहीं चले जाते हैं क्या? क्योंकि जैसे हम अपने आप को कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, तो क्या जो सेक्युलर प्रैक्टिस है उसमें हम भी एक्सट्रीम पर तो नहीं जाते। आपने क्या बुर्का पहनी हुई है इसका मतलब आप दखियानुसी हैं, बुर्का पहने हुए हैं, अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो इसका मतलब है क्या? जैसे आजकल अभी हम लोग मजाक कर रहे थे कि शेक्सपियर ने कहा कि नाम में क्या रखा है, अब तो कहना चाहिए कि नाम में ही सब कुछ रखा। आपने कहा कि मेरा नाम जावेद अख्तर है तो इसका मतलब है कि तुम आतंकवादी हो, या गाड़ी है तो तुम वो हो। हाँ, तो ये जो दौर, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमको लगता है कि ये जो एक्सट्रीम का दौर है, एक्सट्रीमिज्म का दौर है, वो उसको उसके साथ करेक्ट करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। और इसमें कहाँ तक हम लोग हो पा रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि ये कनेक्ट हो सवाल। हाँ, एक जैसे अकॉर्डिंग टू प्ले एक तरफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था, दूसरी तरफ फुली क्या बोलते हैं वेस्टर्नाइज्ड कल्चर दिखा रहा है। तो इसके बीच में जैसे कि हम लोग देखें कि 2 स्टूडेंट्स की कहानी है, 5-7 बच्चों को उनको स्कूल के बच्चों को पर्दे से रोक रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अभी प्रेजेंट कल्चर के हिसाब से भी ट्रम्प जैसे हम लोग को फुली वेस्टर्नाइज करने के युग में, और दूसरी तरफ ISIS है और इराक के जो है सारे हमको एकदम फुली एक्सट्रीमिज्म की तरफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो उस बीच में आम नॉर्मल इंसान किस तरफ जाना चाह रहा है, किस तरफ उनका क्या, जैसे कि यहाँ पे रोल है कि एक सुसाइड कर दिया, दूसरा मेंटल ट्रॉमा में चले गए, तो नॉर्मल इंसान जो प्रेजेंट कंडीशन में है उसको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा ये करना पड़ेगा, डायलेमा है उसके साथ, कैसा डिलेमा है, उसको कैसे फेस करना पड़ेगा। नॉर्मल एक मुस्लिम को के लिए जो सबसे बड़ा, जैसे आपको माय नेम इज जावेद अख्तर है मेरा नाम, तो मैं एक नॉर्मल इंसान को कैसे फेस करना पड़ेगा, उसका क्या कंडीशन है, ये एक बड़ा। हाँ, नहीं, ये दरअसल किसी भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई सवाल खड़ा करे और उसका जवाब भी हो, ये जरूरी है। पर ये बहुत एक तो हम लोग खुद ही अपने लिमिटेशन मान कर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे सवाल का जवाब है भी नहीं। और एक्सप्लोरेशन मैंने खोजना, और जिसका खोज करके वो चीज़ समझना, महसूस करना, यानी कि अगर हमने ये एहसास ही दिला दिया बहुत ही गहराई से, आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम हिजाब लगा करके नहीं आ सकती हो स्कूल में या फलानी जगह क्योंकि सेकुलर है सो कॉल्ड, तो इसका ये अगर हम क्वेश्चन ही कर देते और अगर उसके दिमाग में ये क्वेश्चन बन जाता है बहुत ही गहराई से, तो ही हमको लगता है कि ये सफलता है। लेकिन नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल स्टूडेंट है, यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक जो है फुली इन्फोर्स हो रही है कि हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को ज़्यादा मानेंगे या ट्रम्प वेस्टर्नाइजेशन को ज़्यादा मानेंगे। ये तो पता चला ना कि ये दोनों ही गलत है, ये तो पता चला ना रास्ता तो कोई बीच का रास्ता अपनाने के लिए हाँ बोलिए। मैं परिवर्तन बता रहा कि ये जो चेंजेस भैया बता रहे हैं कैसे मतलब आम जनता किधर जाए। अभी एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया में हमको दिखाया जाता है कि शर्ट पहनना, जीन्स पहनना, मतलब इसको आज़ादी की तरह देखा जाता है। अगर आज की मीडिया, अगर हमारी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अगर दिखाए कि बुर्का पहनना बहुत बड़ी आज़ादी है या सूट पहनना आज़ादी, मतलब वो हमें जो दिखाएगी तो जनता के ऊपर वो चीज़ इफेक्ट पड़ता है, आम जनता के ऊपर। तो जैसे ये है कि हम धार्मिक की तरफ ज़्यादा बढ़े या फिर जो ये मॉडर्न की तरफ हम ज़्यादा बढ़े, तो अब ये तो डिपेंड करता है मीडिया के ऊपर। मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहा है इसके ऊपर।
मतलब ये भी तो मीडिया, हम लोग भी एक तो मीडिया ही है। नहीं मुझे ऐसा मीडिया नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया मतलब हमें जिस तरह मीडिया की बात कर रहे हैं। हाँ जो हमें जिस तरह दिखा रही है जनता उधर ही जा रहा है। अगर आज मीडिया अगर ISIS को सही रूप में दिखाने लगे, जाहिर सी बात है वही चीज़ सही होगा। तो ये मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है। यानी मीडिया पूर्ण रूप से मतलब आज़ाद रूप से अपनी बात को रख नहीं पा रही है कि उसको करना क्या है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन सर मैं एक चीज़ फील करता हूँ, जैसा भी आप बता रहे थे कि जिस तरह से मीडिया ऐसे करके मतलब माहौल बना दिया है कि आप आतंकवादी हुआ है, आँख बंद कीजिए आतंकवादी मतलब क्या, दाढ़ी टोपी वगैरह ऐसे फीलिंग्स आता है, मुझे भी आता है। ठीक है, तो जैसे बात हो रही है आज़ादी, जैसे बुर्खा का हो गया, जीन्स स्कर्ट का बात हो गया है, तो इसमें भी होता है कि मीडिया जिस तरह से जीन्स और स्कर्ट को आज़ादी मान के चल रही है, यही मीडिया अगर बुर्खा और सलवार को अगर ये मान के चले ये बहुत बड़ी आज़ादी है, उसको इसी तरह अगर फैलाए तो इंसान के लिए वही आज़ादी होगा। तो मतलब ये थोड़ा सा मुझे इसमें बहुत तरह की चीज़ें लगती है, कभी लगता है कि मतलब क्या एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये प्लेस रहा है, पता नहीं मैंने उसमें पढ़ा नहीं है, लेकिन अब ये फिक्शनल है या रियलिस्टिक स्टोरी, उसका सारांश है ये मुझे समझ नहीं आया क्योंकि ये बस था। लेकिन एक चीज़ वो ऑब्जर्व मैंने किया कि चाहे वो हमारा अभी करेंट सिनेरियो हो जहाँ पे लफ्ज़ या और उसकी अस्मिता और उसके नाम पर जो एक्सट्रीमिज्म चल रहा है जो इंडिया में, जो क्योंकि अभी तक तीनों जो भी घटना है चाहे लफ्ज़ याद हो, चाहे मुजफ्फरनगर राइट हो,